आज आपको असम के ऐसे राजवंश की कहानी सुनाएंगे जिसने मुगलों को 17 बार युद्ध में हराया और ये बहुत ही खुफिया जगह है। ये बताया गया है कि ये गुफा महल आदमी अपने लोगों रिस्क को पे ही घूमे। जो मुगलों से 17 लड़ाई 17 जंगें लड़ी गई 17 टाइम्स 17 बार यहाँ आए अलग अलग टाइम पे, लेकिन एक बार भी वो डिफीट नहीं कर पाए। तो क्यों लचित बोरफुकान को इतना याद किया जाता है? His uncle, one of his uncles, maternal uncles, and when he found him lazy, he killed him, and he famously said, "देखत के मुमाय डांगर নহয়, an uncle can never be bigger and greater than my nation." आज आपको असम के ऐसे राजवंश की कहानी सुनाएंगे जिसने मुगलों को 17 बार युद्ध में हराया, जिसने मुगलों की बार बार कोशिश के बावजूद उसको नॉर्थ ईस्ट में घुसने नहीं दिया। आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाएंगे जिसने औरंगजेब, जिसको मुगल शासकों में सबसे क्रूर शासक माना जाता था, उसकी भी एंट्री किस तरीके से बैन की। साथ ही एक ऐसे अहोम जनरल की कहानी सुनाएंगे लचित बोरफुकान की, जिसने एक छोटी सी टुकड़ी लेकर किस तरीके से मुगलों को हराया। वो आज तक उनकी जो वीरता है उसके आज तक उदाहरण दिए जाते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है, लास्ट तक देखिएगा। आपको असम के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। जो 600 साल लंबा अहोम शासन यहाँ पर चला उसके बारे में आपको जानने को इसमें मिलेगा। साथ ही हम इस वक्त जो अहोम शासन की कैपिटल मानी जाती है शिवसागर, वहाँ पर हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं। एक सुरंग है जो बताई जाती है कभी यहाँ पर होती थी राजाओं के एस्केप के लिए, वो आपको दिखाएंगे। जो राजमहल है वो दिखाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ वीडियो में दिखाएंगे और बताने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे साथ कुछ जानकार लोग जुटेंगे, तो उनसे भी आपको जल्द मिलवाते हैं। तो ये शिवसागर का मशहूर तलातल घर है जिसको अहोम राजा अपने पैलेस की तरह इस्तेमाल करते थे और ये बहुत ही खुफिया जगह है, रहस्यमयी जगह है। यहाँ पर एक सुरंग भी है बताया जाता है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और पूरा जो वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया उसके बारे में बातचीत करने के लिए, ज़्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ डॉक्टर प्रांजल जुड़ रहे हैं, जो कि प्रोफेसर हैं, यहाँ पर पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, हिस्ट्री के जानकार हैं, शौकीन हैं असम की हिस्ट्री के, खास तौर पे फिल्म क्रिटिक भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो बहुत सारे काम करते हैं। पर इन्होंने हमको आज वक्त दिया है कि अहोम जो साम्राज्य है उसकी हिस्ट्री आपको बताएं। तो सर, शुरुआत इस महल से कर लेंगे, क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि महल जैसा आप बता रहे थे कि काफ़ी कुछ खुफिया है यहाँ पर। क्या खुफिया है? So I mean, it is supposed to be, ये एक खुफिया इसीलिए है कि ये राजमहल ही है, लेकिन कुछ अलग किस्म का राजमहल है। यहाँ से ये बताया जाता है, लोगों को जानकार ने बताया है कि यहाँ पे राजा अपने परिवार के साथ रहते थे। अगर कोई मुसीबत आ जाए, जैसे कोई फॉरेन इन्वेजन वगैरह हो जाए, यहाँ से आसानी से निकल सकते हैं, वो सेफली यहाँ से भाग सकते हैं। कोई एस्केपेड रूट थे अंदर ही अंदर गुफा के रूप में। अच्छा। और ये बताया गया है कि ये गुफा अंदर ही अंदर जाके रिवर दिखो रिवर से जुड़े हुए थे। कितना दूर है यहाँ से? अरे वो बाजू में ही है। अच्छा। आगे दिखो रिवर में वो कोई मतलब क्या है, बोट वगैरह मौजूद रहता था। अच्छा। वहाँ उठ के वो भाग सकते थे। हाँ। So that is तो one, सुरंग कितनी लंबी है सर? बहुत लंबी है। That is one of the stories, anecdotes associated with this palatial stuff. There are many other stories. We the Assamese here often compare it with what you call Bhul-Bhulaya in Lucknow, you know, बड़े इमामबाड़ा। So ये असम के बड़े इमामबाड़ा है सबको। असम के बड़े इमामबाड़ा है। अच्छा, ये असम का इमामबाड़ा है, मतलब कह सकते हैं। हाँ, ये है। तो ये राजमहल तो हम घूमते रहेंगे और इसकी खासियत लोगों को बताते रहेंगे। शुरुआत थोड़ा सर कर लेते हैं अहोम साम्राज्य के बारे में कि ये शुरू कहाँ से हुआ, ये राजवंश कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, क्या इतिहास है इनका? So they have a vibrant history. ये तो बहुत vibrant इतिहास है उन लोगों के। So they basically came from the first ancestor, who is a very respected figure here, almost a legend. Sukapha was his name. अच्छा। He along with his followers came from Mongpao. Mongpao is a place which is now located in Dehong. Dehong is a place in China now. They came from that particular place along with a lot of followers. They crossed the Patkai range. The Patkai mountains happen to be one of the important ranges of the Himalayas, you know that. So they crossed the Patkai range and came here. They settled down in the Brahmaputra valley. So it was way back in 1228. The Ahom dynasty started here officially in 1228. 28. और 600 साल लंबा चला। Almost 598 years. It ended in
1826 with the Treaty of Yandabu. The Britishers. No, the Ahom dynasty did not really sign that treaty with the British. Prior to that, Assam was rocked by, devastated by a series of Burmese invasions. जिसको हम मानव आक्रमण बोलते हैं, जिसको invasion of उसमें हेल्प ली थी ब्रिटिशर्स की, उनसे लड़ाई करने में। नहीं, वो ब्रिटिशर्स की हेल्प ली थी। तो ब्रिटिशर्स ने नहीं, ब्रिटिशर्स का बहुत कम तादाद में आए थे वो लोग, बंगाल से आए थे। वहाँ पे वो तो उनके पास बंदूक थे, जो बर्मीज जो आर्मी वगैरह थे उनके पास बंदूक नहीं थे। देयर war arsenal was very weak, traditional one. तो ट्रेडिशनल पुराने होते थे हथियार। तो ब्रिटिश लोगों ने उनको डिफीट की। उसके बाद बर्मीज लोगों के साथ, आर्मी के साथ एक ट्रीटी हुई, एग्रीमेंट हुई, जिसको हम, इट इज अ वेरी फेमस लैंडमार्क काइंड ऑफ ट्रीटी। द असम वाज दैट देन असम वाज हैंडेड ओवर टू द ब्रिटिश। सो ये बर्मीज इन्वेजन, उसकी थोड़ा आपने बताया। इससे पहले मुगलों का एक लंबा युद्ध समय चला, 17 बार बताया जाता है युद्ध हुआ, जिसमें अहोम ने बार-बार उनको नाकोचले चबवाए। उस पे आएंगे, तो थोड़ा सा महल के बारे में बताइए, ये क्या स्ट्रक्चर है? ये आप ये अंदर आइए। थोड़ा सा हिस्ट्री के साथ-साथ आपको ये महल भी दिखाते आप देखिए जी हाउ दिस स्ट्रक्चर वाज डिजाइन। यहाँ पे देखिए सब कुछ पता है जी, कोई भी घुस नहीं सकते, आपको नजर आएगा ही आएगा। सो इस ढंग से देखिए, ये this was not a chamber used by the royal people. There are other chambers. Let's get down. तो ये महल भी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग जगह है, जैसा कि सर बता रहे हैं। सब एक ही जैसे है। आ जाओ, आराम से आ जाओ। एक ही हम अंदर नहीं, भाई कैमरा पर्सन का भी ध्यान रखना पड़ता है ऋषि का। ये हम किधर जा रहे हैं सर? आइए, मैंने बनाया ना, लोग इसको भूल भुलैया कहते हैं। भूल भुलैया जी, तो हम भूल तो भटक तो नहीं जाएंगे? ये शायद कोई रॉयल पीपल यहाँ रहा करता था। कौन रहता था? रॉयल पीपल, जो किंग राजा वगैरह होता था, उनके कोई रिश्तेदार वगैरह यहाँ रहा करता था। ये दिस इज वन पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। अच्छा, सो स्ट्रक्चर नाउ दिस, लुक दिस हियर। ये सर मुझे लग रहा है कहीं हम लोग आज भटक ना जाए। ये क्या है सर, कहाँ हम लोग? So different facets of this particular building, it's very difficult to decipher, it's very difficult to find out. ये तय करना आसान नहीं है कि कहाँ से एंट्रेंस है, कहाँ से एग्जिट है, कहाँ से कहाँ तक आप जा सकते हैं, कहाँ पे कौन रहते हैं। So it's very difficult. The structure is very complicated. So हमें तो लगता है, और इतिहास में भी ये लिखा हुआ है कि ये जानबूझ के इस ढंग से बनाया गया था। अच्छा, ताकि किसी को पता नहीं चले। यहाँ पर बहुत अंदर की आदमी होना पड़ेगा। अच्छा, ये सब जानने के लिए कौन कहाँ पे रहते हैं, उधर स्ट्रक्चर, तालाब भी दिख रहा है। अब आते हैं, हम नीचे जाके देखते हैं, जहाँ पे शायद जो गुफा के बारे में हम बोल रहे हैं, सबको सब लोग बोल रहे हैं, तो इतने सारे कहानियां हैं उसके बारे में, बहुत इंटरेस्ट रहता है इन चीजों में। राजमहल नीचे है शायद, उसमें जो एग्जिट। आपको एक बात पता चला, यहाँ से नीचे जाने के लिए कोई आसान रूट है ही नहीं। पता नहीं, मुझे भी ढूंढना पड़ा कहाँ। तो सर जो है दिखाने में हम लोग देखने ज्यादा एक्साइटेड है, मुझे भी मजा आ रहा है। नीचे जाना पड़ेगा। ये क्या चीज है सर, ये जो गुम्बद से दिख रहा है? ये कोई प्रेयर हाउस वगैरह है वो सब। तो ये जब तक ये बनाया गया था, त्रिशूल ऊपर दिख रहा है, तब तक अहोम डायनेस्टी ने, अहोम किंग ने, दे एक्सेप्टेड हिंदुइज्म। अच्छा, बट इवन दो दे एक्सेप्टेड हिंदुइज्म, उसके बाद भी दे कंटिन्यू टू स्टिक टू देयर ओन रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अच्छा, मतलब जो ताई अहोम जिसको हम बोलते हैं, वो हिंदू भी बन गए, और वो अपने जो कल्चर वगैरह था वो सब भी वो मतलब के वो एम्ब्रेस करके रहे। इसीलिए when a king became a king, when his coronation took place, he used to take two names. अच्छा, one name as per the Hindu rituals, the other as per the Thai rituals. अच्छा, दोनों rituals. So all the Hindu, all the Ahom kings had two names. अच्छा, not initially. First two or three kings did not accept Hinduism, but even though they did not accept Hinduism, it did not exist here at that time. The other people who had been here, I mean the aborigines as we call them, they were shifting people. They didn't have organized kind of cultivation, organized kind of agriculture. They इधर उधर भटकते रहते थे, जंगल में रहते थे, वो सब कोई हंटिंग वगैरह करके चलते थे। थोड़ा बहुत जो एग्रीकल्चर भी हुआ करता था वो ऑर्गेनाइज रूप में नहीं था। So
the Ahoms came, they brought with them what you call organized cultivation. Organized cultivation जिसको हम पेडी कल्टीवेशन कहते हैं, चावल वगैरह उबालते हैं, वो सब उन लोगों से शुरू हुआ. अच्छा. So that is one of the most important outstanding contributions that dynasty had to this particular. तो हिंदुइज्म में कौन से भगवानों को मानते थे? तो शिव जी को बहुत ज्यादा मानते थे. अच्छा, तभी त्रिशूल दिख रहा है. त्रिशूल है शिव जी का. यहाँ पे हम एक मंदिर है टाउन में. अच्छा. जो तालाब है, तालाब के बाजू में एक मंदिर है, जो इसे बहुत पुराना मंदिर है. अगर आपको चाहिए तो हिस्ट्री वगैरह भी मैं दे दूंगा. जो वो बहुत बड़ा मंदिर है. अच्छा. हम वहाँ तक भी जाएंगे. वहाँ पे भी हम ये सब कर सकते हैं. अच्छा. So it remains open till late at night. Okay. So it's a very beautiful place. हम जा सकते हैं. हम जाएंगे. तो इस कल्चर से जैसे जाके देखते हैं. जैसे सर हम होता है कि यूजुअली जैसे मैं राजस्थान घुमा हूँ, है ना, तमाम जगहों पे, तो राजाओं के राजमहल बड़े 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 दिखते, भव्य दिखते हैं, है ना, कई कई मंजिल होती हैं. तो ये उतना बड़ा नहीं दिख रहा. नहीं, ये नीचे में भी है. ये नीचे यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा राजा और राजा का रानी जो होते थे वो कहाँ पे रहते थे, नीचे या ऊपर. और ऐसे भी नहीं है कि यही एक पैलेस था और कोई भी. ये रास्ते ये सब क्या है सर? बड़ी डिफिकल्ट. वो बंद हो गया, पता नहीं कहाँ से कहाँ निकलते हैं, पता नहीं. तो कुल मिला के ये महल, यहाँ पर बुझ जाइए कहाँ से कहाँ निकल जाएगा पता नहीं. अच्छा. इधर जैसे आइए. ये महल आदमी अपने रिस्क पे ही घूमे. ये महल आदमी अकेले कोई नहीं आता था यहाँ पे. अकेले कोई नहीं आते थे. अच्छा. क्योंकि लोगों का डर था यहाँ गुम हो जाते हैं लोग. अच्छा. निकल नहीं सकते. ऐसा तो शायद वो ज्यादा था, लेकिन ये डर कुछ तो मायने रखता ना. कुछ ना कुछ ये बताते हैं इसके बारे में. ये देखिए कहाँ से यहाँ निकल. जी, बड़ा रहस्यमय मामला है भाई. ये भी देखिए, ये सब टनल जैसा. ये टनल ही है जी. ये टनल ही है. अच्छा. ये सब टनल ही है. देखिए टनल जैसा. आइए. लाइट कहाँ बचेगी? बीरोल कर लो. बीरोल नहीं हो पाएगा भाई. अब जो है लाइव है, जनता इसे देखेगी. बाकी जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा वो टनल ही है. ये टनल ही है. यही टनल है. ये खुफिया टनल. भटक तो नहीं जाएंगे? नहीं, हम है ना, निश्चिंत रहिए, भटक नहीं जाएंगे. ये टनल है. अच्छा, दरवाजे इतने छोटे इसलिए रखे जाते नहीं, हैं ताकि कोई आर्मी या कोई विद्रोही आए, कोई आए तो या वह भी अटक जाएंगे. इजीली जाना पाएगा. नहीं जाए. तो अलग अलग से वो तो भटक जाएंगे. पता नहीं कहाँ पे कहाँ. सब एक ही जैसे देखने में. जो टनल वगैरह है सब एक ही जैसे. यही आर्कियोलॉजिकल साइट है जी. तो ये साइन इसको प्रोटेक्ट कर रखा है. हाँ. सो ये जैसे तो एक दुर्ग जैसा है वो लोग. लेकिन ये तो इंडिजिनस स्टाइल पे बनाया हुआ था. ये सब जो बिल्डिंग मटेरियल्स है ना, ये बिल्डिंग मटेरियल्स सीमेंट वगैरह नहीं है. सो ये एग यॉक है. एग यॉक, जागेरी, गुड़ जिसको कहते हैं, और थोड़ा बहुत पाल्सेस, वो सब मिला के कुछ पेस्ट बनाया गया था. वो पेस्ट से बनाया गया है. तो तभी तो आज तक खड़ी है वो. वरना आज की इमारतें देखिए. वो तो अभी तक खड़ी. वो थोड़ा बहुत तो रिनोवेशन वर्क. कितना पुराना महल होगा सर? बहुत पुराना. रुको मैं बता ही देता हूँ इसके बारे में, क्योंकि महल इंटरेस्टिंग है. और आप बता रहे हैं कि अंडरग्राउंड इसमें काफी अंडरग्राउंड यहाँ पे नीचे जाने का कोई. ये टनल ही टनल है, आपको पता ही होगा. कौन सा टनल कहाँ जाके खत्म होता है ये तय करना मुमकिन नहीं है. शायद कोई लोगों को, जो जानकार लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ से कोई टनल था, जो टनल जाके दिखो रिवर से मिलता था. वहाँ पे बोट वगैरह रुका रहता था. इन केस ऑफ इमरजेंसी जो राजा के जो दोस्त है या राजा के जो परिवार के लोग हैं वो वहाँ से भाग सकते थे. भाग के वो दिखो होके आगे जा सकते. शिव सागर जिस शहर में हम खड़े हैं, जिस राजमहल में हम खड़े हैं, तो बताया जाता है कि ये कैपिटल थी. कैपिटल लार्जर कैपिटल के पार्ट थी. जो सुकाफा का पहले जो कैपिटल, उसको सरादेव कहते हैं. सरादेव नाम का एक जगह अभी भी है. वो लार्जर शिवसागर का ही पार्ट है. एक अलग सा डिस्ट्रिक्ट भी है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है. वहाँ पे जिसको हम कहते हैं मोइडाम कहते हैं, जो अहोम डायनेस्टीज के जो किंग लोग थे, किंग या जो कोर्टियर्स है, बड़ा वाला कोर्टियर्स थे, जो मैसूर कोर्टियर्स थे, उन लोगों के क्रीमेशन ग्राउंड. उनका क्रीमेशन का जो क्राइटेरिया, मतलब जो होते हैं रिचुअल्स वगैरह, वो दे वुड रिमाइंड यू ऑफ those pyramids. और जो ममीफिकेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, वो तो जला नहीं देते थे. वो तो वे पिरामिड बना के, कोई स्तूप जैसा कुछ बना के, वहाँ पे कोई रिचुअल्स वो सब क्या करते थे वो लोग. उसके बाद they used to cremate them. They were not, the dead bodies were not burned. Okay. जैसे they were preserved. जैसे हम मिस्र में देखते हैं, इजिप्ट में देखते हैं, उस टाइप की है. But probably we are not supposed to draw a comparison because the Thai Ahoms, as we call the Ahoms, they came from a place which
doesn't have anything to do with that particular civilization. हाँ बिल्कुल वो तो अलग अलग, so वो rituals अपना अपना rituals है. So आजकल वो जो Thai Ahom community, they are one of the most important ethnic communities here. So entire Upper Assam is infested with the people of that community. But interestingly enough, one of the biggest contributions that Sukapha or their first ancestors had to this land was a very strong sense of amalgamation and integration. So मैंने बताया कि जब वो पहले आए थे यहाँ पे सोई इधर उधर भटकते रहते हैं, ढेर सारे इतनी कम्युनिटीज थे, वो सबको इकट्ठा करके एक जाति बनाया उन्होंने. अच्छा. जो हम आसामीज जाति बोलते हैं, आसामीज नेशन, जो आसामीज का कॉन्सेप्ट उन्होंने लाया. अच्छा. So जो वो सब इतनी कम्युनिटीज के साथ उन्होंने दे एस्टैब्लिश मैरिटल रिलेशनशिप्स. सो दे क्रिएटेड ए हाइब्रिड एनवायरनमेंट. जो लोग अहोम आजकल है वो शायद वो पहला वाला हम नहीं है, वो लोकल जो पीपल वहाँ पे था वो सबके साथ मिलजुल के एक नया मतलब जाति, नया नेशन बनाया उन्होंने. शादी वादी किया, वो deliberately did that. They created an environment of integration. So that was a great contribution. After the first two sages in Assam, say Lord Shankardev and Madhavdev, Sukapha was the first person who tried to do that. Because now Assam is a multi-ethnic state, you know. The pluralism is very much there. यहाँ पे इतने लोग जो रहते हैं जिसको असमीज बोलते हैं सबको, चाहे वहाँ पे बोरो हो, डिफरेंट काइंड ऑफ बहुत सारी ट्राइब्स हैं, वो सबको इकट्ठा किया अहोम किंग्स ने. दैट्स अ बिग कंट्रीब्यूशन. जैसे मैंने शुरुआत में इंट्रोडक्शन दिया, लोग इंतजार कर रहे होंगे जो मुगलों से 17 लड़ाई 17 जंगें लड़ी गई और उसमें जो जीत दर्ज की हमने अहोम शासकों ने, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? हाँ, वो बताएंगे. तो क्या है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज हम सबको पता है, जो हिस्ट्री के जो जानकारी हम रखते हैं, आपको पता है मुगल्स बिकेम देम इनविंसिबल इन देयर ओन टाइम्स. जहाँ पे हम मराठीज लोगों को, दे वर वेरी पावरफुल मराठीज, इवन द मराठीज कुड नॉट कैच अप विद देम. किसी तरह से वो छीन लिया था. लेकिन वो आसाम में, आसाम उस वक्त आसाम नहीं कहते थे शायद उस वक्त इस जगह को, तो 17 टाइम्स 17 बार यहाँ आए अलग अलग टाइम पे, लेकिन एक बार भी वो डिफीट नहीं कर पाए. एक बार डिफीट किया था, 1 साल तक, शायद 1.5 साल तक यहाँ रहा था, लेकिन भागना पड़ा. So the Ahom dynasties, they had their own very intrinsic, powerful, subtle, shrewd war techniques. क्या मतलब, क्या खास बात है? वो ये बनने जा रहा हूँ. लोग जानना चाहेंगे. So they had their certain what you call guerrilla tactics. Guerrilla tactics में क्या होते थे? They always waited for तो अच्छे वक्त के लिए इंतजार करते रहते हैं. वो इधर उधर भागते रहते, कैमोफ्लेजिंग करते, अच्छे वक्त के लिए इंतजार करते रहते. सही वक्त का इंतजार. बाढ़ आती थी आसाम में, उस वक्त भी, अभी भी आती है, उस वक्त भी आती थी. जब बाढ़ आ जाती थी, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनको got confused. उनको प्रैक्टिस नहीं होती. They could not adapt to that. So they took advantage of that. They suddenly swapped upon them. Guerrilla tactic गुरिल्ला टेक्निक इस्तेमाल करके सही समय का इंतजार, और फिर जब इसे बाढ़ ऐसी सिचुएशन आई जिसके बारे में मुगल इतना समझते नहीं थे, उस वक्त अटैक करते और चीजें वापस. और वारफेयर में जो रिवर वारफेयर जो है, रिवर वारफेयर में द अहोम डायनेस्टी वाज very expert. अच्छा. They developed a lot of indigenous techniques. मतलब रिवर में पानी में लड़ने में माहिर थे. The small tributaries वगैरह जो रिवुलेट वगैरह होते हैं, वो सब कैसे इस्तेमाल किया जाता है वार में, युद्ध में, जंग में, वो सब कोई उनसे सीखे. और ये भी मैंने आपको बताया कि जब हम अहोम के बारे में बोलते हैं, when we talk about the Ahom army or the people, it was not just about one community. It was about many communities. It was an amalgamated nation. It was an integrated nation. वहाँ पे जो कसारी लोग भी थे, जो नागा लोग भी थे, जो यहाँ पे जो जिसको कहते हैं मणिपुरीज भी थे, जो इंडिजिनस कम्युनिटी बोरान, मोटक, बोराही जैसे जो है, वो सब मिलजुल के वो आर्मी बनाया गया था. So they had a system called pike system. The most significant administrative system they put in place is known as the pike system. Pike system, it is an administrative system. It was first introduced during the regime of one king called Jayadhar Singh. And it was introduced by none other than the father of great Lasit Borphukan. His name was Momayanan. He did not really introduce that. His father introduced that. His name was. मुझे बड़ा इंटरेस्ट है सर उनके बारे में, मुझे जानना है. I'll tell you a lot about him. We all respect him a lot. मैंने उनके बारे में थोड़ा सुना, पढ़ा, तो मुझे तो लगा कि वो तो बहुत ही ऐतिहासिक आदमी थे. बहुत छोटी सी सेना के साथ बड़ी मुगल सेना को पटक देना, हरा देना, और उनकी वीरता के किस्से कहानी आज तक असम के पूरे देश में सुनाए जाते हैं. सब लासित होना चाहते हैं, irrespective of all communities. ऐसे नहीं है कि जो अहोम कम्युनिटीज है वही उनको पसंद करते हैं, हर आसामीज उनको पसंद करते हैं, हर आसामीज के लिए वो हीरो है.
नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए हीरो है हमेशा वो। रहेगा। और हमारी ये जिम्मेदारी है कि लचित बोरफुकान के बारे में हम्म। अगर आप नहीं जानते हैं तो खुद समय निकालिए, पढ़िए उनके बारे में। हाँ, और असम के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को नहीं, पूरे देश के लोगों को उनकी बहादुरी के बारे में जानना चाहिए। थोड़ा बताइए सर उनके बारे में। तो आपने जानना चाहता था 17 टाइम्स जो मुगल इन्वेशन यहाँ पे हुआ था। हाँ। और वी आर प्राउड टू डिक्लेयर, और आप सबको पता है कि मुगल्स कुड नेवर इन्वेड असम, और दे कुड इन्वेड इट फॉर ए व्हाइल, बट देन दे वर ड्रिवन आउट। और इफ यू लुक एट द सिनेरियो फ्रॉम ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, आपको पता ही होगा the Mughals were comprehensively defeated here again and again at a time when Mughals were supposed to be invincible. Nobody could match for them. They had literally cleansed the all of Hindustan, but they could never invade this territory. Even if they could invade it for a while, they could not really retain it. So ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? ये मैं पहले बता दूं। ये फर्स्ट इन्वेशन, जिसको मुगल इन्वेशन हम कहते हैं, वो शुरू हुआ था, अगर मैं तो भूल नहीं गया तो, इफ माय मेमोरी इज गुड, 1615 में। और ये कंटिन्यू हुआ था 20-20 में, तो कंटिन्यूली नहीं हुआ था 1682 तक। 1682 में द लास्ट बैटल बिटवीन द अहोम्स एंड द मुगल्स टुक प्लेस। मतलब आप कह रहे 1615 से लेकर 1682 तक ये 17 बार युद्ध हुआ। अच्छा। तो इससे पहले नहीं हुआ था। सुकाफा 1228 में आया था। 1228 से 1615 तक कोई मुगल इन्वेशन वगैरह नहीं हुआ था। मुगल इन्वेशन नहीं हुआ था, कुछ ऐसा इन्वेशन हुआ था जहाँ पे कोई मुसलमान सोल्जर्स भी थे, वो अलग बात है। तो ये 1615 में शुरू हुआ था और 20-20 में होते रहते थे, और 1682 में खत्म हुआ। 1682 में एक जगह पे एक वार हुआ, जंग हुआ, जिसको हम आसामीज हिस्ट्री में कहते हैं the war of Itasali, Itakuli. So it took place in 1682, and after that the Mughals could never dare to invade us. अच्छा, ऐसा क्या हुआ था उसमें? They fled. So बारी-बारी से जानने की लास्ट में पहले। last. So you must have heard about the famous Battle of Saraighat, for which Lasit got famous for that particular. So that is one of the most landmark events in the history of Assam. So Saraighat, the war of Saraighat took place in 1671. Okay. Prior to that, the then Assam was usurped by the Mughal people for close to 1 year and a half. They came here to this place. They settled down here. They used to. यहीं पे कब्जा हुआ था? The king was there. And even at that time, one of the princes of the Ahom king was gifted to one of the sons of Aurangzeb. Okay. Her name is Ramani Gavaru. So that was part of the war truce, you know. But once that particular year was over, then the annual floods inundated Assam, and the Assamese soldiers, the Ahom soldiers, took advantage of that. They got back to their famous guerrilla tactics. They got back to their very skilled river warfare, and they comprehensively defeated the Mughals. इसमें lead Lasit, he was the general at that time, and he was ably supported by a number of other people. One being Jayadratha Singh, his king. The other, a famous chief minister of the Ahom dynasty. His name was Aton Buragohai. He was a great advisor, and there were certain other generals like Bagh Hazarika. Bagh Hazarika is it was a Ahom title, but it is believed, or in many of the Assamese histories, it is mentioned that he was basically of Muslim origin. His original name was Ismail Siddiqui. There is controversy about that, but the official histories at least depict something like that. So no new research is going on. It cannot be asserted. But what I am trying to make you understand is that the Ahom army was an amalgamation. Ahom army was an integrated force. It comprised people from different communities. It comprised people from all those communities who inhabited Assam at that time. So the Ahom dynasty brought about that kind of an integration. मतलब आप कह रहे हैं कि सभी तबके के, सब इकट्ठा होकर, सभी धर्मों के लोग देश के लिए अहोम डायनेस्टी में रहते थे और लड़ते थे अहोम साम्राज्य के लिए, देश के लिए लड़ते थे। अहोम साम्राज्य समझ लीजिए, हम कहेंगे देश के लिए लड़ते थे। बिल्कुल, वो देश प्रेम थे उन सबके, मातृभूमि से प्रेम, जो बाहर से आए हुए जो हमारे एनिमी थे, दुश्मन थे, उनके विरुद्ध इकट्ठा हुए थे हम सब लोग।
So the Battle of Saraighat is a landmark event, you know. And बैटल ऑफ it is सरायघाट Saraighat. हाँ। It took place. इसमें टैक्टिक क्या अपनाई थी, मतलब क्या Technique, किया था, basically वही technique. मतलब So there is क्यों another. लचित बोरफुकान को इतना याद किया जाता है? I mean, it was a formidable challenge for him. उनके लिए आसान नहीं था क्योंकि Jitbog Battle of the events that led to the Battle of Saraighat was not were not smooth actually. Prior to that, the center of Ahom power was already under the Mughal occupation. They came here, they settled down here, they kept an eye on that. So he had to work in between. He had to adopt guerrilla tactics. So because he was always under the scanner, the Ahom dynasty was always under the scanner. Going against the tides, he organized the people. He devised his warfare. He devised his tactics. So one important tactic is known as embankment. So the Ahom soldiers were very much adapted erecting embankment within a very night. Embankment इसको तो so मिट्टी से वो गौर बनाते थे, रात भर बनाते थे. So there is a story, famous story involving Lasit Borphukan and one of his uncles. So the situation was so that an embankment of that nature had to be erected within a night. It was part of the guerrilla tactic of Lasit Borphukan. So he ordered all of them to accomplish that literally impossible task within a night. And one of the overseers of that project was his uncle, one of his uncles, maternal uncles. And when he found him lazy, he killed him. And he famously said, "Dekhot ke mumai dangor nohoy. An uncle can never be bigger and greater than my nation." अच्छा. So it is a famous maxim. It's a famous dialogue attributed to Lasit Borphukan. So he was such a patriot. He was such a. I mean, he could not really complete the Battle of Saraighat. He caught, pneumonia and he died. हाँ, बीमारी की वजह से नहीं रहे. But he, and before that he ensured that the victory would be ours. अच्छा, मतलब yeah. उनकी जो उनको जो बीमारी हुई उससे पहले उन्होंने सुनिश्चित कर दिया था कि मुगल यहाँ से जाएं. The Mughal army was, or should I say, guided by, was led by famous general called Ram Singh. He was very close to. He's a famous Rajput general. He was so amazed and surprised by the guerrilla tactics of the Ahom soldiers that he famously applauded them a lot. How could soldiers be so adept, so skilled, literally in everything? They were so skilled. So the Mughal soldiers far outnumbered the Ahom soldiers. काफी बड़ी संख्या में थे मुगल. They had अहोम के मुकाबले better weapons, हथियार भी but बेहतर still they could not match for the army of Ahom dynasty. So Lasit Borphukan played a pivotal role there, and he is basically known not just for his military prowess, for his patriotism, for his ability to organize people, inspire people. So when it came to that, what is that? The name, I have forgotten the name of that embankment, which had to be built within a night, and eventually it was accomplished. That embankment was completed, and the Mughal soldiers could never invade that embankment. Behind the embankment, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या था. Gaur, जिसको Gaur. So it was again a very interesting technique. So those embankment, Gaur, जिसको कहते हैं, वो बहुत कम समय में बनाया गया था. अच्छा. So पहले वो नहीं थे. यहाँ पे कुछ वॉल वगैरह लगाना था. अच्छा. तो रात भर वो लगा देंगे. तो मिट्टी से बनाएंगे वो सब. तो इतने लंबे होंगे कि कोई मतलब पार नहीं हो पाए. और इतने लंबे होंगे, इतने लेंदी हो गए. So ये आसान नहीं था. He could make that impossible possible. So with this kind of guerrilla tactics, which the rivals could never even imagine, it was not that difficult for the soldiers of Ahom dynasty to defeat the Mughals. They kept, repeating the same techniques again and again, and the Mughal warfare could not really understand or decipher the techniques, the guerrilla techniques of the Ahom dynasty. जैसे आपने बताया कि 1682 तक ये युद्ध चले, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर अंग्रेजों ने आना बंद कर दिया. अंग्रेज पहले नहीं थे ये. They had no मुगल आना बंद कर दिया. मुगल आना बंद कर दिया. तो उसके बाद because of certain internal conflicts and all, there started two important historical events. One is known as Maya Moria Revolution. The Maya Morias were
तुम पीछे से आओ। an indigenous community here. So they revolted against the Ahom dynasty, the Ahom king. So 2 or 3 such internal wars took place. So much so that once the Maya Mauryas even usurped the power from the Ahoms. अच्छा, They ruled Assam for some time, but then the Ahoms came back अच्छा, using the same techniques against the same people, their own people, and they continued. तो अहोम They were not साम्राज्य in power continuously. In between, they were ousted. For example, the Maya Mauryas ousted them. But Maya Mauryas, they were not outsiders. They were part of their dynasty. They were part of their kingdom. But they इंटरनल राइवलरी in the rivalry. So once the Maya Maurya revolutions came to a settlement, the Ahoms got back their kingdom and power. Then the Indo-Burmese invasions took place. हाँ, इसके बारे में आप Burma, शुरू you बता know, रहे थे। yeah. जी, Yeah, so Indo-Burmese invasions were warfares, which were notorious for the kind of violence, kind of havoc they wrought. So the Indo-Burmese soldiers were very cruel, very violent, animalistic. They wreak havoc here. So eventually, the 2 or 3 Indo-Burmese invasions totally destroyed the economy, the demography, the structure, administrative structure of Assam. So much so that in 1831 there was an unofficial census here. Once this land was handed over to British, they did not have any interest in the existing revenue model here. The revenue model introduced by the Ahoms was a very innovative one. कैसे? Kaise, let me tell you, it's known as the pike system. A pike is actually a particular person. So a pike is, you may say, he's a worker. So a pike doesn't work independently or individually. A pike, the pikes always form groups. A particular first group of pikes is known as a group. It comprises 4 people. अच्छा, So their roles are divided. One of those people had to serve the kingdom. Another had to serve his immediate officer. Another had to be part of the army. And the last one had to take care of the land properties as well as the families of the rest. The role kept changing. आप इस वक्त राजा के लिए काम कर रहे हैं, अगले साल शायद आप जो आपके ऑफिसर है उनके लिए काम करेंगे, कोई खेत खोला में काम करेंगे, उसके बाद आप आर्मी में ज्वाइन कर देंगे, आर्मी के लिए काम करना, रोल फिक्स नहीं है और चेंज होता रहता उसके नेक्स्ट ईयर आप वो सब नहीं काम करेंगे, आप फिर वापस आएंगे आपके गांव, जो आपके ग्रुप में और 3 इंसान है शौक से, हाँ, उनको सबके परिवार आपको संभालना है। अच्छा, उनके सबके नाम पे जो खेत है वो सब आपको करना है। सो राजा को कोई रेवेन्यू के रूप में कोई पैसा या कुछ नहीं देना पड़ता था, काम करके वो किया। अच्छा, अगर बात करें कि अहोम जो राजा थे उनकी सेना कितनी बड़ी थी? इतने बड़ी नहीं थे, किस तरह के हथियार थे इनके पास? वो सब के जो घोड़े हाथी होता है वो सब था क्या? वो ज्यादा नहीं थे, वो तो मैंने बताया, उनको गरिल्ला टेक्निक्स था, जिसको वो जो उनके पास वेपन्स था, दी वेपन्स दे यूज्ड बेसिकली दे यूज swords. The famous sword used by the Ahom soldiers was known as hengdang. Hengdang. अच्छा, It's a very तो कुछ powerful खास sword होती थी? hengdang. Hengdang means it's a very powerful sword. It's truly a powerful sword. You or me can never lift a hengdang. You will have to be very powerful and strong भारी person. होती थी, Very भारी। अच्छा, आप वहाँ आप गला में राख दो तो वो गला ऐसे ही सड़ पड़ेगा। अच्छा, उस टाइप का है वो। तो वो लेकिन देखिए आपने? देखिए, वो तो म्यूजियम वगैरह है ना वहाँ, अगर टाइम होता तो आपको दिखाई देते। यहाँ पे है म्यूजियम वगैरह में। जैसे अभी हमने ये राजमहल देखा, पूरा इतिहास कहानी सुनी, वहाँ जो रंग महल था उसकी क्या कहानी है सर? ये तो that was an amphitheater. I mean that's why रंग महल जिसको है, वहाँ पे क्या होता है, it was meant for recreational activities. वहाँ पे राजा और उनके जो कोर्टियर्स वगैरह होते थे वो आया करते थे, वहाँ पे ऊपर में वो लोग बैठे थे, और चारों तरफ जो फील्ड वगैरह है वो वहाँ पे कोई मतलब स्पोर्ट्स वगैरह, रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स वगैरह हुआ करता था, जैसे बाफेलो फाइटिंग, जैसे बर्ड्स फाइटिंग, उस टाइप की चीजें होते थे उस वक्त में, जो वो सब चीजें चलते थे वो सब होते थे। So it was also meant for the common people. The common people also gathered there. जब उत्सव का समय होता था, उत्सव का समय ना, हर वक्त नहीं हुआ करता था वो सब, तब उसका इस्तेमाल होता था। एनुअली 1-2 दफे हुए करते थे वहाँ पे। शिवसागर में ऐसी और कौन सी चीजें हैं सर? ढेर सारे, वो तो शिव सागर, ये जो नाम है, सागर मतलब है पंड, तालाब, तो हम वहाँ ही जा रहे हैं।
यहाँ से निकल के शिव सागर जा रहे हैं, वहाँ ठीक पे है। तो बड़ा वाला हाँ। टैंक है, वो टैंक से सबको पानी मिलता था उस चलिए अब सबके शिव लिए। सागर जो सर बता रहे हैं पॉइंट बड़ा सा है, उधर चलते हैं, वहाँ और बात इट्स अ वेरी करेंगे। ब्यूटीफुल प्लेस। तो हमने जो बताया था वहाँ पे चर्चा की थी लास्ट में कि हम एक तालाब देखने जा रहे हैं, एक लेक जिसको शिव सागर लेक कहा जाता है, इस शहर के नाम पे ही है। क्या कहानी सर इस लेक की? तो ये कहानी, ये तो 13 एकर्स का फैला हुआ ये टैंक है। 13 तो एकड़। ये कूदा जाता था, इट वाज डग वे बैक इन 1734। आप समझ लीजिए 600 साल पहले। हाँ। और जो अहम जो किंग्स थे, जो व्हाटएवर टैंक्स दे डग, द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट दोस टैंक्स इज दैट वहाँ का जो वाटर लेवल होता है वो कभी घटता नहीं, चाहे समर हो चाहे विंटर हो, वो घटता नहीं। सो जस्ट समझिए उस वक्त 600 साल पहले उनके पास वो टेक्नोलॉजी थे, हाइड्रोलॉजिकल टेक्नोलॉजी थे, उसको उनको पता चल जाता था कहाँ पे पानी निकलेगा, कहाँ पे पानी कभी रिसीव नहीं होगा, घटेगा नहीं। सो अभी भी बरकरार है, आप देख सकते हैं वहाँ का पानी कभी घटता नहीं। इट्स वाटर लेवल रिमेन्स स्टेबल। थोड़ा अंधेरा है तो थोड़ा, क्योंकि रात हो गई है तो जाहिर सी बात उतना लेक अच्छे से दिखेगा नहीं, पर हम कोशिश करेंगे गूगल से, जो एडिटर साहब हमारे होंगे वो आपको इसका विजुअल दिन का दिखा देंगे। और इसके ठीक पीछे जो हम प्रेमिसेस में खड़े हैं वो शिव जी का शिव सागर मंदिर है। देखिए भव्य मंदिर है, बहुत ऊंचा है और बहुत पुराना भी है। जितना ये विशाल दिख रहा है, आप समझिए 1734 वही साल में हो। 1734 सर ये तालाब डाक किया गया था इस मंदिर को लेके ही। अच्छा। सो ये मंदिर कॉम्प्लेक्स को के लिए पानी का सप्लाई के लिए वो कूदा गया था, और बाकी सराउंडिंग्स एरियाज का जो लोग रहते थे उस वक्त, उसके लिए भी वो वाटर रिजर्वर थे। अच्छा। और अभी भी आप देख सकते हैं, आप नीचे जाए तो आप देख सकेंगे यहाँ का वाटर लेवल एक ही रहता है। हाँ, मतलब साल तब भर। का बना हाँ, ये 6 साल तालाब, तब का पहले। बना ये मंदिर अब तक संरक्षित है, 6 साल सुरक्षित है, पहले का तालाब है, और पानी की सारी जरूरतें शहर की आज भी ये तालाब पूरी करता है। तालाब पूरी करता है। तो अभी ये अद्भुत, देखिए पुराने जो हमारे देश के राजा महाराजा रहे हैं और उन्होंने तमाम जिस तरह के आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर बनाए हैं जो आज तक जीवित हैं और एकदम मजबूती के साथ खड़े हैं, ये अपने आप में बताता है कि क्या ही कारीगरी रही होगी उस दौर में। हाँ। आप उस राजमहल के बारे में बता रहे थे कि वो राजमहल जिसने बनाया था बाद में उसको हाँ, वो क्या उनको कहानी है हटा वो? दिया गया। हाँ। जो हर जगह हिंदुस्तान में उस टाइप की कहानी है, हाँ। लेकिन यहाँ पे भी वो कहानी थे। जैसे ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि या जिसमें वही जो है। जिन मजदूरों ने ताजमहल बनाया उनके हाथ काट दिए गए, तो जिसने वो महल बनाया था वो घनश्याम कारीकर उस उनका आदमी नाम को ही था। खत्म कर दिया गया। और लोगों ने बताया है, जो जानकार ने कहा है कि उनको भी हटाया गया और उनका मार दिया गया। क्यों ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि वहाँ पे कोई खुफिया टेक्निक्स वगैरह थे, किसी को मालूम ना पड़े। अच्छा। सो इसीलिए जो खुफिया गुफा वगैरह था वहाँ पे भाग जाने के लिए, वो सब शायद और भी कुछ भी राज थे। सो ये मशहूर कहानी है यहाँ पे। तो ऐसी तमाम कहानियां किससे, ये जो मंदिर है भैया, जी हाँ। ये मंदिर इससे बहुत मशहूर है ये। थोड़ा सा बारिश हो रही है तो इस वीडियो को रैप अप करते हैं। बाकी ऐसी तमाम किस्से कहानियां जो असम से जुड़ी हैं वो इलेक्शन भर हम घूमते रहेंगे पूरे प्रदेश में, और जो भी ऐसी कहानियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं तो मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप शिव सागर आ ही जाइए तो ये भगवान शिव जी का दर्शन करके ही जाइएगा। बिल्कुल चलते हैं। थैंक यू।